first ionization enthalpy values in kilojoule per mole of the group 13 elements are given. How would you explain this deviation from the general trend? यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल ट्रेंड से डिविएशन है क्या है, बोरॉन का ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में जो है वो घट रहा है। और घटते वक्त बीच में देखिए इंडियम जो है वो तो घट ही रहा था, पर जो थैलियम है उसका ज़्यादा हो गया फिर से। अब देख रहे हैं घट रहा है 801 से एल्यूमिनियम तक घटा, फिर थोड़ा सा बढ़ा गैलियम में, फिर से घटा, फिर से थोड़ा सा बढ़ा थैलियम में। तो ये जो है ये अनइवन ट्रेंड। The decrease in the ionization enthalpy value of boron to aluminium is due to the bigger size of aluminium. We know जब बोरॉन से एल्यूमिनियम आते हैं तो उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुकी होती है, तो उसमें तो आपका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो क्या है, जो डिक्रीज़ है वो बनती है। वो उसका तो एल्यूमिनियम का आपको पता ही है, एटॉमिक साइज़ भी ज़्यादा है और स्क्रीनिंग भी तब तक ज़्यादा हो रही होती है। बोरॉन से एल्यूमिनियम तक जो है वो आप जैसे ही आप जाते रहते हैं वो स्क्रीनिंग भी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज उसमें एस और पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेकंड शेल के वो होते हैं, तो वो स्क्रीन भी कर रहे होते हैं। तो ऑफकोर्स आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होनी है। भले ही आप ये भी बात सोच सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रही है, पर उस इफेक्ट को, द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज that is overshadowed by the shielding effect and also the increase in the atomic radius. These two effects simultaneously जो हो रहे होते हैं वो उसको आउटशेडो कर देते हैं। तो इस वजह से ये तो नॉर्मली ट्रेंड है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम तक ये आयनाइजेशन एंथैल्पी घट गया। पर आप देख सकते हैं गैलियम, इंडियम और थैलियम में एल्यूमिनियम से ले लीजिए, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो थैलियम अचानक से बढ़ गया है। अब इसमें एक एनोमली है, वो क्यों है? In gallium there is 10 3d electrons which do not screen as is done by the S&P electrons. Therefore it is an unexpected increase in the magnitude of the effective nuclear charge, resulting in increased ionization values. The same is with into thallium. The latter has 14 F electrons with very poor shielding effect. This also increases the effective nuclear charge, thus the value of the ionization enthalpy increases. तो क्या हो रहा होता है, जो एल्यूमिनियम है वो इमिडिएटली एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद आता है, जो गैलियम और इंडियम है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद आते हैं, और जो थैलियम है वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद आते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए आपको कि जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि एस और पी ब्लॉक की एलिमेंट्स का होता है। आप अगर शील्डिंग की बात करें तो एस, फिर पी और फिर डी और फिर एफ, इस रेंज में वो डिक्रीज़ करते हैं उनकी शील्डिंग की जो कैपेसिटी होती है। तो मतलब एस सबसे अच्छी शील्डिंग करता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो क्या ये शील्डिंग इफेक्ट की अपनी भी एक मतलब एक तरह की रेंज है, उसमें आप कोई ज़्यादा शील्ड करता है, कोई कम शील्ड करता है। तो क्या होता है, अगर शील्डिंग कम होगी तो मतलब अट्रैक्शन पे जो अफेक्ट पड़ना था शील्डिंग की वजह से वो नहीं पड़ती है। तो क्या होता है, जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाते हैं तब क्या होता है, वहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शील्ड कर रहे होते हैं, जो इतनी अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाते जितना कि हम बोरॉन और एल्यूमिनियम की जाते वक्त देख पा रहे थे, जो एस और पी के द्वारा शील्ड की जा रही थी। इसी वजह से जब हम गैलियम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है उसमें, क्योंकि सिर्फ डी की बारी आती है, फिर जो क्या है उसमें थोड़ा सा ही बढ़ता है। फिर हम गैलियम से इंडियम तक जाते हैं तो उसमें जो क्या है आपको 18 यूनिट्स मिल जाते हैं। ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है 18 यूनिट से, पर यहाँ पे तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको सब शील्ड मिल जाएंगे। तो आपको जो यहाँ पे है वो शील्डिंग काफ़ी अच्छी हो रही होती है जब हम गैलियम से इंडियम तक मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ एक तरीके के इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर रहे होते बीच में, तो इसलिए जो शील्डिंग है वो आउटवे कर देता है इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्ट को। इसलिए फिर से गैलियम वही ट्रेंड पे है कि वो लोअर है। गैलियम से इंडियम तक का जो ट्रेंड है वो सही है कि वो लोअर है, इंडियम लोअर रखता है। पर जैसे ही हम थैलियम की तरफ जा रहे होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, वो 32 यूनिट से इंक्रीज़ हो जाती है। और फिर यहाँ पे क्या बात होती है, जो शील्डिंग होती है वो एफ इलेक्ट्रॉन्स कर रही होती है। आपके बीच में जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखे हुए कि जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है उस 32 इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज में से उसमें 14 जो है वो एफ इलेक्ट्रॉन्स के हैं, और जो एफ ब्लॉक के एफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे होते। तो यहाँ पर एक फैक्टर है जो डिक्रीज इन शील्ड
शील्ड पे काम कर रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो यहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट नहीं कर पाती उतना, और इसलिए वो न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज़ को आउटवे नहीं कर पाती। तो क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इस बार आउटवे कर देता है और फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है थैलियम के लिए। तो आप ये एनोमली देख सकते हैं, ये एनोमली बस उस चीज़ों पे रेंज कर रही है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में इन्वॉल्व है और आपका कितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम बढ़ा है और शील्डिंग अच्छी है तो शील्डिंग का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, और फिर रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से आपका क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम जाता है। पर आखिर ऐसा कुछ हुआ, घट जाता है, पर आखिर ऐसा कुछ हुआ कि शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो न्यूक्लियर चार्ज का पूरा चांस होता है कि वो इस बार आउटवे कर दे आपके शील्डिंग इफेक्ट को। तो इसीलिए इस वजह से इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके आप किसी भी तरह की ऐसे एनोमली को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट,